अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मुज़ाकरात, डायलॉग, मुफाहिमत जमहूरियत की फंक्शनैलिटी के लिए ये अनासिर अहम तरीन समझे जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसीज एनार्किस्ट स्टेट ऑफ माइंड के साथ चल नहीं सकती और मुल्क के अहम स्टेक होल्डर्स में मुसलसल तनाव या टकराव पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जमहूरियत की बका के लिए अच्छा शगुन नहीं होता, क्योंकि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम आता है और फिर अल्टीमेटली मईशत भी ख़तरे में पड़ जाती है। अब इस वक्त अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हुकूमत तो मुसलसल तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मौजूदा सियासी हीट और डेडलॉक को भांपते हुए बानी तहरीक इंसाफ को बाकी जमातों के साथ बैठकर मामला हल करने का मशवरा दिया है। मगर इस मशवरे का कितना असर हुआ, इसके लिए बानी की ताज़ा स्टेटमेंट काफ़ी है, जिसमें उन्होंने ये फरमा दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करूँगा जिनके पास ताकत है, और हुकूमत के पास तो इस वक्त ताकत है ही नहीं। फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है, उनका भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने ये बरमला कह दिया है कि PTI से मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट खुद बानी PTI हैं। अब एक तरफ नवाज शरीफ का ये धीमा स्टांस है, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद केसेस बनने का इंदिया भी दे दिया है। तो सवाल ये कि अगर केसेस बनते हैं तो फिर ज़ाहिर है मुज़ाकरात कैसे होंगे। तो इस तनाजुर में मुज़ाकरात की राह में रुकावट क्या सिर्फ बानी PTI ही हैं, जैसा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, या और फैक्टर्स भी हैं? इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपके ख्याल में मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है इस वक्त? मेरे ख्याल में तो रामीन, मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुज़ाकरात खुद हैं। वो कैसे? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपने अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि जब मुज़ाकरात की डायलॉग की बात आती है तो उसमें होता है जी कि आपका एक एजेंडा होता है, आपने किसी बात पे बात करनी होती है, तय होता है कि जी इस मौजू पे हम बात करेंगे। उस पे ख्वाहिशात होती हैं फरीकैन की। एक जो पार्टी है वो कहती है जी हमारा दिल ये चाहता है कि हम इस बात पे बात करें और उसमें हमारा मतमा नज़र और हमारा जो मकसद है वो ये है। दूसरी पार्टी भी इस तरह बयान करती है, फिर टेबल पे आके बैठते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि खान साहब जो चाहते हैं, क्या उनमें से कोई एक चीज़ भी हुकूमत वक्त दे सकती है? मिसाल के तौर पे क्या बल्ला वापस दे सकती है? क्या उनका खोया हुआ मैंडेट जो उनके तई मैंडेट छीना गया है मिल सकता है वापस? क्या ये हुकूमत अपनी बिसात लपेट के घर जा सकती है? क्या इलेक्शन अगले महीने में अनाउंस हो सकते हैं? क्या उनकी रिहाई आज शाम को हो सकती है? ये वो बातें हैं जो खान साहब चाहते हैं, जिसका के नाम उन्होंने मुज़ाकरात रखा हुआ है। हुकूमत को देख लीजिए, उन्होंने मुज़ाकरात का नाम क्या रखा हुआ है? पहली बात तो ये है कि वो आराम सुकून से हुकूमत कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। चीन भी जा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है जापान भी जा रहे हैं और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। हालात ठीक चल रहे हैं, बजट भी आ जाएगा। ठीक है, उनको मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं। सही है। वो लगता ये है कि ऊपर से कहा गया कि मुज़ाकरात करें तो तब वो सोच रहे हैं मुज़ाकरात करने की, लेकिन साथ साथ कोई बात ऐसी कर जाते हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं कि जी नए केसेस खुल जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि रुकावट वो है। ठीक है, अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि बाबा आपस के मसाइल है, आप यानी आपस में हल करें। आखिरी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस किस्म के मुज़ाकरात का ये मुझे लगता ये है कि पूरी अवाम को, पाकिस्तान की पूरी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। मैं मुज़ाकरात करूंगा, सिर्फ उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है। हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि खान ने जो है वो माजी में भी ये कहा था कि वो इस किस्म की हमारी जो ऑफर है वो ठुकरा चुका है। एक ऐसी टकराव की सूरत हाल है जिसमें सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए सबसे पहले संजीदगी जाहिर करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि आपको अपने मकसद का पता हो कि पूरा भी हो सकता है कि नहीं। लिहाजा मेरी बॉटम लाइन इस वक्त ये निकलती है कि PTI के मुज़ाकरात हुकूमत वक्त के साथ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज भी मुश्तरका चीज नहीं है। वो होता है ना, आप इतना आगे आए, मैं इतना पीछे आता हूं, चलें जी इस पे अग्री करते हैं। हुकूमत क्या चाहेगी? हुकूमत चाहेगी जितने आपके आजाद उम्मीदवार जो कि यानी आपकी पार्टी के आप समझते हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद वो जो भी है, उनके लोगों को कहें कि असेंबली में आए, बातें करें, गपशप लगाएं और हमारे साथ यानी आपका ख्याल है कि वो इनको यानी मिनिस्ट्रियां ऑफर करेंगे? तो हुकूमत वक्त का तो एक यानी कोई ऐसा मसला नहीं है, लिहाजा मुज़ाकरात होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, और इस किस्म के मुज़ाकरात जिसमें इतने हार्ड कोर किस्म के
सॉलिड किस्म के मसले मसाइल हों कि इलेक्शन दोबारा कब होने हैं, रिहाई होनी है नहीं होनी, कब होनी है, अदालतें भी आती हैं। और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मशवरा दिया है खान साहब को कि मुज़ाकरात करें। अब मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, सारे मुज़ाकरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई संजीदगी से डिटेल में बता नहीं रहा मुज़ाकरात किस चीज के बारे में, ठीक है, मुज़ाकरात किसके साथ। तो मैं तो यही कहूंगा कि अवाम को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, खाते पूरे कर रहे हैं आप लोग, और समझ में आने वाली कोई चीज ऐसी है ही नहीं। मेरे जैसा बंदा जिसने सारी जिंदगी मुज़ाकरात किए हैं दूसरे मुल्कों वालों के साथ, मुझे अच्छी तरह से पता है, अभी पहले से सेट होती है चीजें, आप तय करते हैं। अब जिस किस्म के मुज़ाकरात की खान साहब बात कर रहे हैं इस वक्त, ये आखिरी बात है, जिस किस्म की उनकी फरमाइशें हैं या जो वो चाहते हैं वो मुज़ाकरात टीवी स्क्रीन पे ना होते हैं, ठीक है, ना ही उसका टीवी स्क्रीन पे पता लगता है। अच्छा, लिहाजा ये सारा कुछ जो है, ये खखेड़ जो सारी है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि कौम का वक्त जाया हो रहा है, फुल स्टॉप। ठीक है, कौम का वक्त है। राव खालिद साहब, क्या मुज़ाकरात की राह में रुकावट खान साहब की वो डिमांड्स हैं जो कि पूरी करना हुकूमत के बस में, उनके हाथ में है ही नहीं? खान साहब की जो डिमांड है वो क्या है बुनियादी तौर पे हम देख लेते हैं। वो कहते हैं 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाएं। ठीक। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतखाबात के हवाले से जो है या वैसे अदरवाइज उस पर वो कह रहे हैं जी तहकीकात और जुडिशल कमीशन और सारा उस पर फेयरनेस का जो है वो किया जाए। तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन है हमारी, सुप्रीम कोर्ट वो सुने, अभी भी उन्होंने कहा। हाँ। फिर इंतखाबी नताइज के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उसके बारे में उनके जो इतराज़ात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मसले, इन मसलों का अगर हल निकलता है तो वो हुकूमत तो फिर फारिग है उसमें, तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ें इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन, ये तमाम तर चीज़ें तो एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं ना, हुकूमत के अंडर आती हैं, हुकूमत ही डील करती है इन सब चीज़ों से। जी बिल्कुल करती है, लेकिन वो क्यों करेंगे, क्योंकि इसके नतीजे में तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहना, फिर हुकूमत तो फारिग हो जाएगी ना। अच्छा, बात ये आप मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा है महल्ले का तगड़ा, उसने महल्ले के जो दूसरा तगड़ा आदमी है उसके घर का सारा सामान लूट के ले गया, उसको 2-4 मुलाजिम भी अंदर डाल दिए, उसके खिलाफ भी केस बना दिए। उसके बाद वो महल्ला कमेटी का कहता है इजलास बुलाओ, हम महल्ले की फलाह बहबूद पे बात करते हैं। हाँ। तो वो बात कैसे होगी जब तक वो जो वारदात उसने की है उसके बारे में बात नहीं करेगा, उसके हल नहीं निकलेगा, वो सामान जो लूटा गया है वो उसके बारे में कुछ तय नहीं होगा कि वो वाकई लूटा गया नहीं लूटा गया। ये सारे मामला जब तक तय नहीं होंगे तो वो महल्ला कमेटी फलाह बहबूद का काम कहाँ से करेगी। ठीक है। मसला ये है कि सारी जितना भी ये तनाज़ा है, कल भी मैंने अर्ज किया था, ये हुकूमत को मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है हुकूमत। हुकूमत इनमें से कुछ नहीं दे सकती, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा, क्या वो मुकदमात उनके ख़त्म कर सकती है, क्या वो 9 मई को अंडू कर सकती है, क्या वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम कर सकती है जो पीटीआई जो डिमांड कर रही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक करें, नहीं कर सकती वो। तो किस लिए कर रही है मुज़ाकरात? क्या अवाम के लिए कोई एजेंडा ऐसा है उनके पास जो उन्होंने पेश किया हो कि जी ये आए इमरान खान साहब अब इस पे बात करते हैं, इससे अवाम को ये सहूलतें मिलेंगी, मुल्क की ये बेहतरी होगी? वो भी नहीं है। तो वो किस लिए करना चाहते हैं? वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि 1-2 साल उनके निकल जाएं, वो जो उनकी मकबूलियत का मसला बना हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो जाए, उनकी कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए उनके लिए, और जो उनकी जो इमरान खान साहब की जो कबूलियत पहले ही नहीं हो रही तो वो मज़ीद उसको डेंट पड़ जाए उनकी कबूलियत के मसले के ऊपर। तो ये मसाइल हैं, उसके लिए वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ना उनके सामने कोई कौमी एजेंडा है, ना मुआशी एजेंडा है, ना जो रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो पीटीआई के उस हवाले से कोई है। वो सिंपली क्या मुज़ाकरात करते हैं जी, मुज़ाकरात करते। तो क्या है, कोई लूडो खेलनी है भाई? मुज़ाकरात करने हैं तो कोई उसका बताओ तो सही ना, किस चीज़ पे करने हैं मुज़ाकरात आपने?
आप इमरान खान साहब ये भी मसला है ना कि नवाज शरीफ साहब का स्टांस, अभी मैं देख रही थी उनकी स्टेटमेंट भी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई गए उनके पास, बनी गाला भी गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया, फिर उसके बाद अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। एक तरफ ये थोड़ा सा धीमा स्टांस नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि केसेस बनने जा रहे हैं, तो अब केसेस बनेंगे तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? अब यही है ना कि आप कहते हैं जी मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं हाँ जी करते हैं, आप उधर से कस के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं हाँ जी शुरू करें मुज़ाकरात, तो वो क्या आपको आगे से जवाब देगा? बंदा वो कहेगा कि ये दूसरी तरफ भी थप्पड़ मारो, वो जवाब नहीं देगा आपको, आगे से आपको घूसा नहीं मारेगा वो। और फिर उसको पता है कि आपकी गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, आप नहीं, कोई एजेंडा भी नहीं है आपके पास, कोई रोड मैप नहीं है, इंटरनेशनली जो आप कोशिश कर रहे हैं वो भी आपसे नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों आपको स्पेस देगा सियासत में? वो क्यों इतना आपको लीवे देगा कि आप आराम से 2, 2.5 साल 3 साल निकाले और उसके बाद फिर मजीद केसेस में सजा दे के उसको 10 साल और अंदर रखे? तो क्यों देगा? ये टाइम है इमरान खान के पास, तो यही टाइम है कि वो प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है उसके नतीजे में उसको रिलीफ मिल रहा है, उसको नजर आ रहा है मुझे रिलीफ मिल रहा है। और कल भी मैंने कहा कि उसको लग रहा है कि मेरे साथ जितना ये करते जा रहे हैं मेरी तो मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इलेक्शन जब भी होंगे तो मैं और ज्यादा सीटें जीत जाऊंगा। तो कब तक आप उन रिजल्ट को चेंज करते रहेंगे? कब तक आप इस तरह से धौंस धांधली से मामला को चलाते रहेंगे? मुल्क है ये कोई मजाक नहीं है, दुनिया देख रही है आपको, दुनिया का फोकस है आपके ऊपर, और दुनिया में अजीबोगरीब वहां पे इंटरनेशनली अभी अमेरिका में किस किस्म के सवालात हो रहे हैं वहां प्रेस ब्रीफिंग में, तो मजाक बन रहा है आपका। तो आपको मामलात को ठीक करने की जरूरत है। मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था नए इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नए इंतखाबात के हवाले से रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्लस नए इलेक्शन कब आपने कराने हैं उस पे आप जाएंगे तो ये मामला हल होगा, वरना ये सारी चीजें आप करते हैं मुल्क की। अब बात यह कि जो हुकूमत है और जो मुल्क है वो मामलात में मुल्की और गैर मुल्की जो ताकतवर लोग हैं उनका मरहून है मिन्नत, उनका दस्तक नहीं करे। जब तक उनकी आशीर्वाद नहीं होगी, उनकी हाँ नहीं होगी, उनकी विलिंगनेस नहीं होगी, ये मामलात मुज़ाकरात वाला आगे बढ़ ही नहीं सकता, और बगैर एजेंडे के तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ठीक है जी। साकिब, किसकी विलिंगनेस है, किसकी विलिंगनेस नहीं है मुज़ाकरात में? आपको क्या लगता है कौन रुकावट है? वैसे तो हुकूमत जो सबसे ज़्यादा दावे करती है कि वो तैयार हैं, वो करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, उनके मुख्तलिफ लीडरशिप बात करती है, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड पे वो क्या कर रहे हैं उसका अगर हम जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि वो तो मुज़ाकरात से इनकारी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पैनल ने बात की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि क्या ये मैंडेट वापस दे सकते हैं या नहीं दे सकते? क्या 9 मई पे वो जुडिशल कमीशन की जिस तरह उनकी है कि जुडिशल कमीशन बनाएं तो ये बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? इसके अलावा भी जितने मामलात हैं, लेकिन अमली तौर पर देखें जो हुकूमत वक़्त है वो क्या कर रही है। पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ कैबिनेट ने ये मंजूरी दी कि एक नया केस बनाया जाएगा, यहाँ पे नैब ने एक तोशाखाना का एक नया केस उनके खिलाफ बनाया। फिर जो वफाकी हुकूमत है उसने क्या किया है, वफाकी हुकूमत आई 2023 में जब PDM की हुकूमत थी, तो उस वक्त उन्होंने 2 जो है वो तरामीम की, क्योंकि वो नैब की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसको माजी में खुद भुगत चुके थे, उन्होंने नैब तरामीम की। उन नैब तरामीम में एक तरमीम ये भी की कि जो रिमांड है वो 90 रोज़ का जो है वो ये दुरुस्त नहीं है, 14 रोज़ का रिमांड जो है रूटीन के केसेस में, जिस तरह जो ATC के या ATA के केसेस होते हैं, दूसरे केसेस होते हैं पुलिस के केसेस, उन केसेस में की तरह 14 रोज़ का रिमांड होना चाहिए जो फिजिकल रिमांड है। तो उस वक्त उन्होंने तरमीम की, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्योंकि उनके अपोनेंट्स जो है वो किसी न किसी केस में जो है वो आ सकते हैं, तो उन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि 14 रोज़ की बजाय जो है वो 40 दिन का रिमांड होना चाहिए। हालांकि इस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका मौकफ है कि रिमांड 14 दिन का होना चाहिए, लेकिन वो उनका तजाद देखें जो वफाकी हुकूमत है कि ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं कि 14 नहीं बल्कि 40 दिन का होना चाहिए। उनसे सवाल अगर किया जाए कि ये रिमांड 14 से 40 दिन क्यों कर रहे हैं, फिर जो उन्होंने कहा कि जो अगर कोई रेफरेंस नैब का अफसर गलत रेफरेंस दायर करता है बदनीति की बुनियाद पर, उसकी सजा 5 से 2 साल होगी। सवाल अगर ये किया जाए कि आप क्यों कर रहे हैं ये, मतलब जो ऑर्डिनेंस है वो तो अर्जेंसी में, कोई इमरजेंसी, कोई जंगी हालात होते हैं उनमें जो वो किया जाता है, तो क्या जरूरत पड़ी? तो ये अमली इकदाम है। और दूसरा इलेक्शन जो मैंडेट चोरी की बात हो रही है, वो हुकूमत वक्त उसको सपोर्ट करने की बजाय वो इस तगदो में है कि कहीं फॉर्म 45 ना खुल जाए। उन्होंने इलेक्शन ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए हैं कि जी वो अच्छा 2023 में
खुद इसी पीडीएम हुकूमत ने एक जो लेजिस्लेशन की कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो रिटायर्ड जज जो है वो लगाए जा सकते थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो नहीं लगेंगे। इन्होंने 2023 में तरमीम की कि सिर्फ सिटिंग सर्विंग जजेस होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब उनको समझ आई कि ये तो मामला जो है वो खुल जाएंगे, अब उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है कि जी वो सिटिंग जो रिटायर्ड जज हैं वो भी लगा सकते हैं, और साथ ये भी कर दिया कि जो ट्रिब्यूनल है वो तब्दील करना चाहें वो भी कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत वक्त जो है वो डरी हुई है, सहमी हुई है, और उस अमली तौर पर जितने भी इक़दामात हैं वो मुज़ाकरात को सपोर्ट नहीं करते, वो तो जेल में बैठे हुए हैं। फिर एक और मैं बात करूंगा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं मरी में हैं, उन्होंने कुछ जो है वो चीज़ों के हवाले से बात की, खासतौर पर वो जो उनके खिलाफ अदलिया इस्तेमाल होती रही उसके हवाले से उन्होंने बात की कि माजी में उनके खिलाफ ये होता रहा। मेरा ये ख्याल है कि वो माजी तो डेफिनेटली हम भी उस वाले से बात करते हैं, लेकिन 2022 से आज तक उनकी हुकूमत है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ कुछ नहीं किया, इंतकाम उनके अंदर नहीं है, मैं जो है वो इस चीज को जो है वो समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। 9 मई 2023 चले हुआ, उसके बाद जो केसेस बने उनको हम अलग कर देते हैं। 9 मई 2023 से पहले भी पीटीआई की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केसेस थे, और इमरान खान साहब समेत जो है वो तमाम के पॉलिटिकल केसेस थे वो चल रहे थे। फिर आखिरी से उतरने के बाद ही कहते हैं कि हमने तो नहीं की बनाए थे। सिर्फ एक बात मैं करूंगा, सिर्फ एक बात करूंगा कि एक बात जो बहुत ज्यादा की जाती है और ये दुरुस्त नहीं था तब भी, कि जो नवाज शरीफ साहब के सामने मरियम नवाज साहिबा की जो है वो गिरफ्तारी हुई थी, और वो कहती हैं कि आज तक वो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अपोनेंट्स हैं वहां पे भी इद्दत केस बनाया गया है। इद्दत केस में आज भी कोई बंदा जो मानने के लिए तैयार नहीं, ये आपने क्या केस बनाया, वहां पे भी आपने जो है वो बुशरा बीबी को जेल में भी रखा और गिरफ्तारी भी उसकी की है। हो सकता है वो भी ये ना जो है वो भूलें, वो जब ये केस जब चल रहा था तो ये वाहिद केस था जिसमें कोई बहुत ज्यादा हाइपर जो है वो इमरान खान को देखा गया। तो डेफिनेटली दोनों अतराफ जो हैं वो उनको मेरा ख्याल है मुल्क के लिए आगे बढ़ना तो जरूर चाहिए, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत पे ज्यादा जो है वो भार है। हुकूमत को अमली तौर पर कोई इक़दामात करने चाहिए, अमली इक़दामात किसी तरह भी उनके मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे, और बज़ाहिर ये लग रहा है अगर हम इसके कि हुकूमत के पास ऑफर करने को कुछ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि जो मुतालिबात हैं वो हुकूमत के मफादात से टकराव में नजर आते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज के बावजूद सूबाई हुकूमत का पेश करदा हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है, जो अब बाकायदा कानून की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि आज इस पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने दस्तखत कर दिए हैं। ये मामला पंजाब असेंबली से होता हुआ जब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम के पास पहुंचा था, तो उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स, मीडिया नुमाइंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए ये इम्कान ज़ाहिर किया था कि शायद वो ये बिल नज़र सानी के लिए वापस भिजवा दें, मगर आज नज़र सानी के बगैर और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात यकसर इग्नोर करते हुए ये बिल कानून बन चुका है। अब ये कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज तो कर दिया गया है। इस बिल को फ्रीडम ऑफ मीडिया के लिए तशवीशनाक समझा जा रहा है, और इस पर तनकीद ये हो रही है कि ये हुकूमत की शायद तनकीद से बचने की एक कोशिश है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ती तंजीमों की नुमाइंदगान को एतमाद में नहीं लिया गया। ये पॉइंट भी अहम है कि हद तक इज़्ज़त के कवानीन पहले ही से मौजूद हैं, तो फिर नए क्यों बनाए जा रहे हैं। फिर एक और ओपिनियन ये भी सामने आ रही है कि डिजिटल या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के नाम पर सहाफ़ियों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वैसे तो ये बिल डिसइंफॉर्मेशन को डिस्करेज करने के लिए है, मगर पाकिस्तान में ऐसे कवानीन कैसे और कब सेंसरशिप में तब्दील हो जाते हैं, इस बात की तारीख गवाह है। राव खालिद साहब, बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है, ये एंटी डिसइंफॉर्मेशन बिल है या फिर एंटी फ्री प्रेस? ये मुझे तो इस कानून की सच्ची बात है कोई समझ नहीं आई। मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता हूँ अच्छा कंफ्यूज होता जाता हूँ कि इसका पर्पस है क्या बुनियादी तौर पे। जो फौरी तौर पे इसका मकसद नज़र आता है। जैसे ये बिल पेश हुआ उसके फ़ौरन बाद पंजाब कैबिनेट बैठी और उन्होंने कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस बनाने की बात की और चीज़ें इसे करके जिस तरह किया गया, तो लगता है फौरी वजह तो इसकी ये है कि कोई इमरान खान साहब को घेरना है। अच्छा। उसके लिए कोई कानून साजी, पर्सन स्पेसिफिक काइंड ऑफ कानून साजी की गई है। दूसरा, इसमें सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी की ज़रा 2 नंबरी की बात कर दूँ। जी। उन्होंने बड़े जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार वो बनते हैं, दावे करते हैं, और किसी हद तक हम लोग यकीन भी करते हैं कि उनका कुछ रवैया ऐसा रहा है कि वो हैं, लेकिन
इस बिल के ऊपर उन्होंने खुल के मुखालफत की। गवर्नर साहब ने भी कहा कि जी मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, वापस भेजूंगा इसको रिकंसिडर करने के लिए, ये ठीक नहीं है। उसके बाद अचानक पता चला कि जी गायब हो गए हैं वो। गवर्नर साहब छुट्टी पे चले गए हैं और एक्टिंग गवर्नर जो है स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने उस पर दस्तखत फरमा दिए हैं, तो वो बिल बन गया। तो ये क्या आसिफ जरदारी साहब से तो हमें ये तवक्कुआत नहीं है कि वो इस किस्म की चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे, लेकिन बिलावल के बारे में तो बड़ी मेरी खास ज़ाती तौर पे ये थी कि वो ज़रूर रेजिस्ट करेंगे इन चीज़ों को, इस किस्म के इन्फ्लुएंस को, इस किस्म की चीज़ों को, जिससे आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन लगे, या ऐसा कानून जिसकी पाकिस्तान में मिस यूज़ ऑफ लॉ का तो बहुत कॉमन है, जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो उनको ये भी पता है कि मिस यूज़ इसका हो सकता है, वो खुद भी इसकी जद में आ सकते हैं। और हमारे यहाँ जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, जिस किस्म की बात की जाती है, आप यानी आम शख्स की गुफ्तगू से लेके मसाजिद के खुतबात और उसके बाद हम पार्लियामेंट की तकरीरें, उसमें जिस किस्म की हम कह ले के इतराज़ करते हैं, जिस किस्म के हम इल्ज़ामात लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिस किस्म की बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान तो जेलों में होगा अगर इसके बिल के एन लेटेंट स्पिरिट पे आप चले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके लेटेंट स्पिरिट पे चलेंगे, कुछ मखसूस टारगेट किलिंग होगी इसके साथ, जो भी होगा। ठीक है जी एग्जैक्टली। उसके बाद इसका दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ट्रिब्यूनल की तश्कील जो है वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, मेरी उम्र के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि 70 साल तक रिटायरमेंट एज कर दी है इसमें। और ऐसा बंदा, ऐसा वकील जिसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, फारग हो गया है, वो रिटायरमेंट भी ले चुका है वकालत से, वो बन सकता है इसका। वो सिर्फ ये चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो आला अदलिया में जज अपॉइंट होने के लायक हो, यानी 15 साल की प्रैक्टिस हो, जो एक रिक्वायरमेंट है बुजुर्गों के हुकूक की। तो वो बड़े उनकी मौजें हो जाएंगी सारी। जी बिल्कुल। और उसमें डिस्क्रिशन बड़ी है इसमें। फिर इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं जिनको ऑलरेडी आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, उनके बारे में आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में भी बात नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर उनके बारे में, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे अपनी जगह पे। लेकिन उसमें और भी बहुत सी मुकद्दस हस्तियां शामिल कर दी गई हैं, जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ गया है, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया है। अब प्राइम मिनिस्टर जवाब दे अवाम को, क्योंकि अवाम कोई भी तकलीफ पे इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं, जी वो जवाब दे, उन पर बात होगी, तनकीद होगी, जायज़ नाजायज़ हर किस्म की तनकीद होती है, दुनिया भर में होती है, किस किस्म की बातें नहीं की जाती उनके बारे में। तो वो सारे वो फिर ये मुकद्दस हस्तियां अगर करार पा जाएंगी तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे, ये सारे आगे। उसके बाद उसमें माइनॉरिटीज़ और फीमेल के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन है। कि उनके लिए वकील भी वो ले सकते हैं वहाँ से, और उनके स्पेशल ट्रीटमेंट है उनके लिए उस कानून के अंदर। जब कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो ये एक कह ले के स्पेशल क्लास की उसमें शामिल की गई है कि उसको इस तरह से किया जाएगा। फिर आपने कानून शहादत निकाल दिया, गवाही का चक्कर ही कोई नहीं उसमें, आपने गवाही देनी नहीं है। और अगर ट्रिब्यूनल समझता है कि आप सजावार हैं तो उसमें जो अच्छा, इसमें मजे की बात है पिटिशनर या वो कंप्लेनेंट नहीं है, इसमें क्लेमेंट है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरी इज्जत दागदार हुई है, और जज समझता है कि मेरी इज्जत दागदार हुई है तो वो जुर्माना कर देगा, और वो जुर्माना आपको जमा कराना है, उसके पहले आप अपील में नहीं जा सकते। मेरे जैसा आदमी अगर से मुझे 1 मिलियन जुर्माना हो जाता है, मैं कहां से जमा कराऊंगा? ठीक है, अनफेयर चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल ही, यानी इसका सर पैर मुझे नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा जैसे जैसे इसको पढ़ता जा रहा हूँ मैं तो बिल्कुल परेशान होता जा रहा हूँ। और उसके बाद एक और मजे की बात इसमें और भी मजे की बात है, अगर आपके ऊपर कोई केस ऑलरेडी चल रहा है किसी इसी किस्म के किसी वाक्य के ऊपर, वो भी पैरेलल चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, इधर से आप बच जाएंगे तो उधर रगड़े जाएंगे। तो ये जो डबल जेपर्डी जो जिसको हम कहते हैं, यानी मुखालिफिन की आवाज दबाने की कोशिशें यहाँ पे तो आप 3-3 4-4 चला लेंगे। ठीक है नजमू साकिब साहब, ये कोई मंतक के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर ठीक नहीं है। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, आपको क्या इसके अंदर कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो 1-2 छोटी छोटी बातें कर लें। बहुत ही मुफस्सल या तबसरा किया राव साहब ने हमेशा की तरह। इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टारगेट किलिंग। अच्छा, ये याद रहे कि इसमें वो वाली टारगेट किलिंग नहीं है, इसमें इनका मतलब ये था कि हदफ जो है ना वो बनाया जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है करना, डिसइंफॉर्मेशन का बिल यही ना लग जाए। जो देखते हैं
वो एक एक लफ्ज को देखते हैं कि जी कैसे, तो टारगेट किलिंग का मतलब ये नहीं है बाबा, उसका मतलब ये है कि वो हदफ बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए रामीन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ना वो दुनिया भर में होती है। वो आप चीले से लेके और कोलंबिया में आ जाएं, निकरागुआ में आ जाएं, इस तरफ आप अजरबैजान में आ जाएं, जॉर्जिया, ये इधर यानी आप हिंदुस्तान में आ जाएं, किसी जगह पे भी दुनिया में चले जाएं, अमेरिका यूरोप को देख लें, जब आप ताकत में होते हैं तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है वो एक मिसाल है उसकी, यानी कि आप अभी यानी सदर थे एक बहुत ताकतवर मुल्क के, और अभी आपको जो है ऐसे छोटे छोटे केसेस बनाए जा रहे हैं। अच्छा। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एज अ नॉर्म तस्लीम कर लिया गया हुआ है। अब आते हैं दूसरी बात पे। मुझे ये है कि क्या हम इसलिए इस पे इतराज कर रहे हैं कि हमने तो फेक न्यूज़ करनी है, हमने तो हद तक इज्जत करनी है, लिहाजा हमें हद तक इज्जत करने से रोका ना जाए? मेरा नहीं ख्याल ये। मेरा ये ख्याल है कि आप इसलिए उसकी कर रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं, और वो चैलेंज भी हो गया, वो आपने बताया कि उसको चैलेंज कर दिया गया। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये रिवर्स होता है कि नहीं, इसके क्या असरात आते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है। बैलेंस क्रिएट करना है, और बैलेंस कैसे क्रिएट होगा ये हाथ में है पंजाब गवर्नमेंट के, या फिर अगर आप यदि कोई कानून कोई ऐसा है जो कि इस्लामाबाद के। बैलेंस क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी की जो है ना शिकें डाल लें और आपके सामने हदफ हो बाकायदा तौर पे कि इनको टारगेट करना है। सही। बैलेंस का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बीच में रखें कि गुंजाइश ये तो रखें कि मैं अपनी बात तो कर सकूं कि बाबा मैंने तो ये बात की ही नहीं। अब ये है कि एक तरफ हुकूमत मुझे नजर आ रही है पंजाब की, दूसरी तरफ मुझे मेरे सहाफ़ी बरादरान और बहनें नजर आ रही हैं, और तीसरी तरफ मुझे वो इंसाफ के अलमबरदार लोग नजर आ रहे हैं जो कि एक एक चीज में मिन मेख निकालते हैं। मेरा सिर्फ एक है कि खुदा के लिए इतना ज्यादा ना कीजिए, इस इंसाफ के लफ्ज को इतना यानी मलगूबा ना बनाइए कि इंसाफ के लफ्ज से ही एतबार उठ जाए। और फिर उसके बाद ये है कि कवानीन मौजूद थे, 2002 का डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, पिका मौजूद है, उस पर अमल दरामद कीजिए। नए कवानीन ले आए हैं ना। अब सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि अगर ये चैलेंज हुआ है और ये अगर आपको वापस नहीं लेना पड़ता या इसकी कुछ शिकें चेंज नहीं करते, तो अमल दरामद करते हुए जरा थोड़ा सा खौफे खुदा भी सामने रखिएगा कि हम सब ने मर भी जाना है और आगे जाके हिसाब भी देना है। बिल्कुल, और मरना तो खैर दूर की बात है, लेकिन यही बात है कि ये सारे कानून जो बनाए जाते हैं ये वापस काटने को आते हैं जब ये लोग इक़्तिदार से उतरते हैं, ये सबक नहीं सीखते। साकिब, मीडिया की आवाज़ तो बाद में पता नहीं दबाई जाए या ना दबाई जाए इस बिल के बाद, लेकिन इस बिल पर उठने वाली आवाज़ें ज़रूर अनसुनी कर दी गई। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें आवाज़ उठाती रहीं, एक नहीं सुनी गई, स्टेक होल्डर्स की कोई ना बात मानी गई, ना उनकी तजावीज़ ली गई, और बिल पर दस्तखत हो गया। एक तो वही पीपल्स पार्टी का जो किरदार है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस ही किया जा सकता है कि चले मुस्लिम लीग नून उस पर हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के उन्होंने जो है वो एक बिल लाए हैं, एक हद के इज़्ज़त का कानून जो है उन्होंने असम्बली में पेश किया है, पास कराया है, आगे उस पर डटे हुए हैं, उसका दिफा कर रहे हैं। उस पर तो तनकीद डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली वो आए हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसका किरदार जो है वो मरकज से लेकर पंजाब तक जो है वो आपको इसी तरह ही मुबम सा नजर आएगा, कंफ्यूज नजर आएगा कि अब उनसे पूछे कि मरकज में आप अपोजिशन में है या हुकूमत में, तो वहां पे भी वही, जब वो चाहते हैं कि आप हुकूमत के किसी इकदाम की मुखालफत करनी है या उस पर पब्लिक का जो रिएक्शन आएगा वो उनको नुकसान दे सकता है, तो वो उसको अपोजिशन का लिंक जो है वो आपको बात करते नजर आएंगे। कभी जो है वो हुकूमत के उस पर जो पड़ले में बैठे नजर आएंगे। पंजाब में इस हद के इज्जत बिल के हवाले से तो उनका किरदार बहुत ज़्यादा मशकूक, जब जो गवर्नर थे उन्होंने ये कमिट किया, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं सहाफ़ियों के साथ पूरी एक लंबी डिबेट हुई, मुशावरत हुई, वहाँ पर उनकी जानिब से खदशात का इजहार किया गया, तजावीज़ रखी गई। जब ये तय हो गया कि ठीक है हम आप स्टेक होल्डर से बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद ये जो दरमियान वाला रास्ता है, आजकल की दुनिया में शायद वो समझते हैं कि शायद जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो छुट्टी पे गए हैं, तो लोग समझेंगे नहीं वो उनको कोई मजबूरी होगी, किसी काम के लिए गए होंगे।
ऐसा नहीं है। दुनिया समझती है कि कौन कहां से कैसे जो है वो चल रहा होता है। 2024 में हर चीज जो है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर नजर जो है वो आ रही होती है। तो के कानून की बात करने से कबल मुस्लिम लीग नून शायद बैरून मुल्क होंगे, क्योंकि अंदरूनी मुल्क होते तो वो जो है वो इस पे होते, यहाँ पे मौजूद होते। बैरूनी मुल्क ही होंगे, इसलिए उनकी जगह जो है वो दूसरे जो उन्होंने ली है। मरकज में भी ये सदर साहब नहीं थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो पिछला जो दौरे हुकूमत था 2013 से 18 तक, वहां पे भी 2016 में उन्होंने जो लॉज बनाए, उन लॉज पे उस वक्त तनकीद भी हुई और वो फिर बाद में हमने देखा उनका मिसयूज भी हुआ। जो पीका के लॉज थे और वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए। अब दोबारा से वो कवानीन उन्होंने बनाए हैं और ये हेस्ट में बने हैं। किसी की इज्जत को उछालना, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, इसको कोई भी डिफेंड नहीं करता, ना इसके साथ को चलने के लिए तैयार है। और हर कोई बंदा ये चाहेगा कि इनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें बेहतर होता कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर हेस्ट में ना किया जाता कि आप जो है वो अचानक लाए और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने पेश किया असेंबली में और जो स्पीकर साहब ने कहा कि 2 दिन है कमेटी के पास, 2 दिनों में वापस ला के आपने 8-10 दिनों में आपने उसको जो है मंजूर कर लिया। शोर मचाते रहे सहाफी, सिविल सोसाइटी तनकीद करती रही, बोलती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ये बड़ा हैरान कुन है। ये तो एक आमराना एक जहनीयत को जो है वो सपोर्ट करता है। फिर इस हद के इज्जत जो कानून है, इसमें जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो आज खुद नहीं होते, वो कौमी खजाने से उन पर खर्च हो रहा होता है। वो जो जिस कुर्सी पे वो बैठे होते हैं वो बुनियादी तौर पर वो अवाम के जो नुमाइंदे भी हैं और खादम भी हैं, मतलब वो अवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो टैक्स जो है वो अवाम दे रही है, सारा टैक्स का पैसा उन पे लग रहा है। तो इन पर अगर कोई तनकीद हो, मैं जो समझता हूँ बिलाजवाज भी तनकीद हो तो क्या होगा, क्या हो सकता है। मतलब लोगों को बोलने दें, लोग अगर तनकीद भी करेंगे तो चीजें वक्त के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो अपने आप में सिक्योर भी हों अंदर से। अगर इनसिक्योर लोग होंगे, उनको पता होगा हमारी कारकर्दगी नहीं है, तो उतना ही वो डरेंगे भी तनकीद से। नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं और अपने चीनी हम मनसब से उन्होंने मुलाकात भी की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर एक दूसरे को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया है। जबकि दोनों ममालिक के दरमियान 23 मुफ़ाहमती याददाश्तों और माहिदों पर भी दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा CPEC की अपग्रेडेशन और फ़ेज़ 2 पर इत्तेफाक किया गया है। फिर मनसूबे के मुखालिफिन के अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया गया है। गवादर के बारे में बात हुई है कि कैसे उसको इलाक़ाई इक़्तिसादी मरकज़ बनाया जाएगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों के हर मुमकिन सिक्योरिटी का यकीन भी दिलाया और अभी भी वो चीन में ही मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, एक तो इस दौरे की सिग्निफिकेंस, दूसरा ये कि ज़ाहिर CPEC पे तो एक कोलैबोरेशन है ही, मगर इज देयर समथिंग बियॉन्ड CPEC एज वेल जहाँ पर हमारी कोलैबोरेशन हो सकती है? देखिए, ये तो कहने की बात ही नहीं है। आपका ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि पिछले कुछ बरस से मैं ये देख रहा हूँ कि पाक चीन दोस्ती को सिर्फ और सिर्फ CPEC के एंगल से देखा जाता है। देखिए, पाक चीन दोस्ती के बहुत सारे जो है ना वो पहलू हैं और उसमें सियासी भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं, अस्करी भी हैं। उसमें आपके यूनाइटेड नेशंस में आपको वो साथ देता है। फैटफ तक आप नाम लीजिए तो चीन आपका वहाँ मौजूद है और आपके साथ है। तो सिर्फ ये कहना कि जी CPEC है और गवादर है और ये है, ये मैं पिछले कुछ बरसों से देख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस पूरी दुनिया में ये जितने भी 190-192 ममालिक हैं ना, अगर किसी एक मुल्क ने आपका खड़े होकर साथ दिया है, उसूली तौर पे आपके उसूली मौक़िफ़ को उसको अपनाया भी है और उसका साथ भी दिया है, तो वो चीन है। लिहाजा जब चीन के बारे में बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है किसी को पता कुछ है नहीं, वो आम ऐसी खामखा बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा। देखिए, ये दौरा बड़ा अहम ऑफ कोर्स, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसमें जो टॉप यानी मोस्ट था, उसमें यही था कि रोल ओवर करने की बात है। जो आपने कर्जा दिया हुआ है वो तो यानी इंशाल्लाह हो जाएगा, और वो हमें चीन से तो उम्मीद होती है कि वो ये कर देगा। दूसरा, CPEC को अपग्रेड करने की बात की गई है। तो इस सिलसिले में 2 बातें मैं करना चाहूँगा।
अपग्रेड करने की बात की गई है और दोनों फरीकैन ने इस पे माना है, लेकिन यह है कि फेज 1 में जो हमसे गलतियां हुई उनका हमें अजाला करना है और वो दोहरानी नहीं है। फेज़ 2 में जो है वो हमने जो अपनी कमिटमेंट्स की हैं वो करनी है और उनके जो वर्कर्स इधर हैं, इंजीनियर्स इधर हैं, उनकी हिफाजत करनी है। और इस चीज़ को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चाइना ने आपको बताया है। उन्होंने कहा है कि ये अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं और सीपैक के बारे में, तो 3 लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। सबसे पहले ये है कि सेफ हो, माहौल सेफ हो, स्टेबल हो और प्रेडिक्टेबल हो। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, हमारे बंदों को आपने सिक्योरिटी फराहम करनी है और सेफ्टी जो है ना वो पहले आएगी। अच्छा, ये चीज़ हम उजागर नहीं कर रहे, इसको भी उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी में ही फॉरेन ऑफिस का और हमारे अस्करी इदारों का और हमारे ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन इदारों का या हमारी हुकूमत का जो होमवर्क निकलता है वो इन 3 लफ्ज़ों में है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि जो 23 मुआहिदों की आपने बात की है, जी। चाइना पाकिस्तान का जो अगर आप देखें ना कि कितने उन्होंने मुआहिदे आज तक साइन किए हैं, कितने एग्रीमेंट्स, MOUs दुनिया में, इतने किसी एक मुल्क के साथ इससे ज्यादा नहीं हुए, सैकड़ों में तादाद है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आपने 23 इस दफा किए हैं, वो जो सैकड़ों पीछे हुए हैं उनकी कोई इंप्लीमेंटेशन का कोई पूछ रहा है? इनकी तो इंप्लीमेंटेशन पता नहीं होगी कि नहीं, वो जो आपने सैकड़ों कर रखे हैं उसका क्या करना है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए छोड़े जा रहा हूं पाक चीन दोस्ती के बारे में, और वहां से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, क्योंकि जो 2 मुल्कों की दोस्ती होती है वो ऐसी नहीं होती जिस तरह मेरी और राव साहब की है कि जी मैंने अगर कुछ भी नहीं किया तो राव साहब चूंकि दोस्त हैं तो वो मेरे लिए कर लेंगे। नेशनल इंटरेस्ट एक चीज होती है, तो जब तक आप चाइना के नेशनल इंटरेस्ट का सेफ गार्ड करते रहेंगे, उसके मुताबिक चलते रहेंगे, चाइना आपके साथ है। तो वो स्टेज अल्लाह ना करे आए, मुझे आती हुई नजर भी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा जरा कॉशियस होकर हमने देखना है कि अब वक्त आ गया है कि आप जो कमिटमेंट उसके साथ करते हैं अंदर से भी वही हो, बाहर से भी वही हो। और ये जो मुआहदे आपने 23 किए हैं इनको भी इंप्लीमेंटेशन करवाइए। इससे पहले जो हो सकता है जरा फाइलों से निकालें तो सही, देखें तो सही कितना कुछ आप ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और सेफ्टी, स्टेबिलिटी और उसके बाद तीसरा है प्रेडिक्टेबिलिटी, ये 3 चीजें उन्होंने बताई हैं, इस पे हमने काम करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं स्टेटमेंट देख रही थी शहबाज शरीफ साहब की, वो कह रहे थे कि चीन की मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार तरक्की हमारे लिए एक मशअल राह है। अब अगर हम सिस्टम की थोड़ा सा कंपैरिजन करें, जो तर्ज हुक्मरानी है चाइना में, हम उसमें से क्या कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें सूट भी करेंगे, क्योंकि वाज़ेह फ़र्क है दोनों स्टेट्स में। ज़ाहिर है चाइना जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, सोशलिस्ट मार्केट इकॉनमी है, वहाँ पे हम डेमोक्रेसी है या मिक्सचर है, थोड़ा ज़ाहिर है हाइब्रिड हम कह देते हैं इसको, दूसरा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है। तो क्या कुछ चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं चाइना की तर्ज पर, हम अगर जाना चाह रहे हैं इकॉनमी के लिहाज से? देखिए, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे ज़ाहिर है फ़र्क है, बहुत बुनियादी फ़र्क है हमारे सिस्टम और गवर्नेंस में। जिस तरह से वहाँ पे होता है तो वो वहाँ पे तो करप्शन पे अगर कोई बंदा पकड़ा जाए तो उसको चौक पे क्रेन पे लटका देते हैं और हफ्ता हफ्ता लाश लटकी रहती है उसकी। तो हम तो फांसी की सज़ा के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने हम पे इतनी दबाव डाला था, हम जेल के अंदर फांसी नहीं दे सकते, तो ये इस तरह के इक़दाम आप जब करेंगे तो वो उस तरह से एक्सेप्टेबल होंगे मुहज़्ज़ब दुनिया में। और जो होता है ऑब्वियसली उसके चीज़ें हम जो अपना सकते हैं उनका वो है कि जो जाँ फशानी से जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दुनिया में की सारी अमेरिका जैसी ताकत की मुखालफत के बावजूद और मुख्तलिफ प्रेशर्स के बावजूद उन्होंने अपने आप को बड़े सस्टेनेबल तरीके से ग्रो किया उन्होंने, और इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी वो बन चुकी है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मकरूज़ है अमेरिका उनका, और इसी तरह से दुनिया में वो बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 1 रोड 1 बेल्ट के नाम पे कोई 46 मुल्कों में आलमोस्ट वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ट्रेड उनकी जो दुनिया में हो रही है उस हवाले से इंडस्ट्री में जो उनकी ग्रोथ है, उनकी IT में जो ग्रोथ है, 5G का आप देख लें जो नया उनका आ रहा है जी, हर शोबे में उन्होंने तरक्की की है और बेमिसाल तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें लीडरशिप की कमिटमेंट,
प्लस उनकी प्लानिंग और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी कौम ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से तो ये हम यही चीज़ें लैक करते हैं बुनियादी तौर पे। हमारे लिए रोल मॉडल है, यकीनन शबाशी साहब ठीक कह रहे हैं, हम 50 साल पहले हम रोल मॉडल थे चाइना और कोरिया के लिए, वो हमें देखते थे हम ग्रो कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, तो हमें क्या हुआ, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बुनियादी तौर पे ये चीज़ें देखने की हैं, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है जो हमने 70 साल में नहीं की और मुझे कोई मुस्तकबिल करीब में चांस भी नहीं लग रहा कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हम इन्हीं लड़ाइयों में पड़े रहेंगे जो पहले भी सियासी लड़ाइयाँ, मार धाड़ जो चलती रहती है या लूट मार जो सरकारी खजाने की होती है उस पे हम लगे रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब खुद इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और बाकी है वो सेट ऑफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अच्छी प्लानिंग कर सके या अच्छी चीज़ें बना सके, इसलिए उन्होंने बाहर से हायर करने का मंसूबा बनाया। 70 साल बाद हमें ये पता चला है कि हमारा तो हम वैसे ही इनएफिशिएंट एज गवर्नमेंट मॉडल है वो भी इनएफिशिएंट है। जहाँ तक CPEC की बात है, CPEC का फेज़ 1 में हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं। अच्छा। और हमने कोई बड़ा ही पुअरली डिज़ाइन किया, उसको सारी चीज़ें ली और जो हमने लोन लिए वो ऐसी चीज़ों के लिए जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं थी, कोई प्रॉफिट नहीं आप कमा रहे थे। उल्टा आपको मतलब ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर, मेट्रो के ऊपर, IPPs के ऊपर उल्टा आपको देना पड़ रहा है और आप कर्ज में फंस गए हैं। उसके रीपे जो आपका पे बैक का मसला है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। अभी जो है बुनियादी तौर पे अभी जो विजिट था उसमें आपके 100 बिजनेसमैन साथ गए हुए थे। ये B2B का एक था जिसमें कॉन्फ्रेंस भी हुई, 500 चाइनीज कंपनीज थी, 100 पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके दरमियान 32 MOU साइन हुए हैं। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या यहाँ पे वो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो चीज़ें हैं कि हम उनको अट्रैक्ट कर सके, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साकिब, आपको क्या लगता है, एक तो ये कि चाइनीज़ मॉडल से हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फिर ये जो दौरा इस वक्त कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसके फ़ौरन बाद बजट आने वाला है, क्या रेलेवेंस देख रहे हैं आप इन दोनों की? जी, एक तो जो बजट था वो भी बताया जा रहा है, उसमें भी कोई डिले जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है उसका भी एक फैक्टर था कि उस वजह से बजट जो है वो थोड़ा डिले हुआ है। इस दौरे को बड़ा जो है वो मुस्बत और कामयाब भी देखा जा रहा है इस लिहाज से कि जो निजी शोबे की जो 32 ये मफामती यादाश्ती जो है वो दस्तखत हुई हैं, इसमें अगरचे ये बाइंडिंग नहीं होते लेकिन ये है कि इसमें जो मुख्तलिफ शोबे हैं, एग्रीकल्चर का है, फूड है, एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है, फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है और उसके बाद फाइबर के मुख्तलिफ जो शोबे हैं, निजी शोबाजात जो हैं उनके जो यादाश्तें हैं ये इन पे दस्तखत हुए हैं। जो पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर जो पाक चीन जो मामलात थे, माजी में हमने देखा कि जो यहाँ पे इंजीनियर्स थे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इश्यूज थे और जो कंसर्न भी थे काफ़ी जो चाइनीज़ हैं, और पाकिस्तान भी उस हवाले से डेफिनेटली उस हवाले से जो मैकेनिज़्म है बहुत मजबूत मैकेनिज़्म इंटरनली अब उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बनाया गया है। 2-3 चीज़ें ये बताई जाती हैं कि पाकिस्तान जो ये 6.7 अरब डॉलर का मेल लाइन जो ये पाकिस्तान रेलवे मेल लाइन जो 1 है मंसूबा है पाकिस्तान रेलवे का, उसके हवाले से ख्वाहिश थी कि ये कोई एग्रीमेंट जो दस्तखत हो जाएं या इनिशली जो कमर्शियल जो को मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। इसके अलावा ये भी थी कि जो कोहाला और आज़ाद पतन के पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी कोई एग्रीमेंट्स दस्तखत हो जाए, कराक्रम हाईवे पे कोई डेवलपमेंट हो जाए। ये बताया जा रहा है कराक्रम हाईवे पे हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पे कुछ एक वहाँ पे हिस्सा है जहाँ पे अभी तक जो रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो रहता है वो उस पर डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से बात पहले ही चल रही थी लेकिन इस दौरे से कबल ये बताया जाता है कि कुछ जो चाइनीज़ की जो कंपनीज हैं, जो पावर प्लांट हैं पाकिस्तान, जो उन कारखानों से, चीनी कारखानों से बिजली जो है पाकिस्तान ने खरीदी है तो वो 500 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो अभी बकाया जात हैं, जिनमें से तकरीबन 70 अरब रुपए जो है वो अभी अदायगी हुई है ताकि पाकिस्तान मजीद आगे जो बढ़ना चाहता है चीन के साथ। और ख़ास तौर पर अभी ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ये ट्वीट किया कि CPEC 2 जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है और बड़ा कामयाब दौरा रहा है। हुकूमत जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, लेकिन माजी में भी और अब भी और मुस्तकबिल में भी यकीनी तौर पर पाक चीन जो दोस्ती
दोस्ती है और जो मुश्किल वक्त में चीन जो है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ भी दिया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी बहुत जगहों पर चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है। बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी की ज़ाहिर ज़रूरत है हमारी तरफ से भी। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। सुनने में आया है कि वज़ीर आज़म को पाकिस्तान स्पीड का नाम दिया गया है। अच्छा। दूसरी तरफ इम्कान है कि आने वाले बजट में टैक्स की वसूली GDP के 10% के बराबर होगी, यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है, यानी अगले बजट में तकरीबन 2000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगेंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या स्पीड बढ़ाने से किसी तरीके से टैक्स कम हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है, सही है, बड़ा अहम सवाल है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पहले खबर मिली कि जेल में डेथ सेल है। हाँ। फिर कुछ तस्वीर सामने आई तो पता लगा कि जेल में खातिर खास सहूलियात दी गई हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि जेल और घर में कोई फ़र्क होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ा अहम आपने गैर ज़रूरी, और ये सवाल बिल्कुल डिबेट में बनता जा रहा है नाजरीन के। जिस तरह की सहूलियात मिल रही हैं, ज़ाहिर है क्या वज़ीर आज़म को इस तरह की सहूलियात, साबिक़ वज़ीर आज़म को जब जेल होती है इस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब मिलती हैं तब उसके बारे में ज़ाहिर है कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जब किसी और को मिल रही होती हैं, दूसरे सियासी ओपोनेंट को मिल रही होती है, तो इस तरह के बयानात सामने आ रहे होते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, AC उतरवा लूँगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन चलती रहती है। सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।